तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से सभी ज्ञान के भूखे पुजारियों का स्वागत है हमारे चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे। और ये हमारा 11th लेक्चर है ऑन मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम टिग और GTAW के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है GTAW है, तुम्हारी GTA वाइस सिटी वाली गेम नहीं। तो क्या ये टिग? तो अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा होगा, यानी तुम्हारी मर्जी देखना नहीं देखना, पर देखा होगा, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हर बार डिसएडवांटेज या एडवांटेज के कंपैरिजन में हम कुछ टिग और मिग के साथ SMAW को कंपेयर कर रहे थे। तो ये वही है टिग। तो ऑब्वियसली एक वेल्डिंग है, क्योंकि हम SMAW जो एक वेल्डिंग है उसके साथ कंपेयर कर रहे, तो वेल्डिंग से ही वेल्डिंग को कंपेयर करेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि केले के साथ एप्पल को या फिर केले के साथ संतरों को मैं कंपेयर करूं। कोई चीज में सिमिलैरिटी हो तभी उनको कंपेयर कर सकते हैं ना। तो यहां पर हम वेल्डिंग है जो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग नाम क्यों रखा गया? इसके नाम में बड़ा ट्विस्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या कि जिस तरह से कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड था, मेटल आर्क वेल्डिंग में मेटल का इलेक्ट्रोड था, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में मेटल इलेक्ट्रोड और गैस की शील्ड थी। तो यहां पर भी कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। टंगस्टन तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, इनर्ट गैस तो इनर्ट शील्डिंग गैस का एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन के साथ आपको वेल्डिंग करनी है। अब बहुत ही जाहिर सी बात है, आर्क वेल्डिंग है तो आर्क जनरेट करना है और उससे मेटल्स के बीच में कोएलिशंस यानी चिपका चिपकी करवानी है, मेटल ज्वाइन करने हैं। तो जो टंगस्टन है हम जान चुके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर कि वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और यहां पर हम बेयर टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं। अब इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के बीच में और आपके वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होगा, जो आपकी वेल्डिंग का चिपका चिपके वाला काम कराने वाला है। और क्योंकि यहां पर टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल है, तो मोस्ट ऑफ केस में यानी 80 से 90% केस के अंदर आपको फिलर मेटल भी साथ में यूज करना पड़ेगा। जब आपका गैप वर्ल्ड एज प्रिपरेशन का जो गैप है वो आपने बहुत बड़ा रखा हो, तब आपको डेफिनेटली फिलर मेटल यूज करना पड़ेगा। तो ये एक जनरल सेटअप आप देख सकते हो भैया कि एक वेल्डिंग टॉर्च है जिसके बीच में हमने ग्रे कलर का इलेक्ट्रोड टंगस्टन का डाला हुआ है। उसको कुछ ये कॉन्टैक्ट ट्यूब से हमने कॉन्टैक्ट में रिजिडली पकड़ के रखा है, इसे कॉलेट भी बोलते हैं। और इसके साइड से हमने पावर सप्लाई दी है। अब ये जो तुम्हारी वेल्डिंग टॉर्च है, ये ब्लू कलर की केसिंग इलेक्ट्रोड के आजू बाजू, इसके अंदर हम साइड से जो पिंक कलर की गैस निकल रही है वो डाल रहे हैं प्रेशर से, कंट्रोल्ड प्रेशर से, प्रेशर रेगुलेटर और वॉल्व्स की मदद से। और अब यहां पर क्योंकि हमने पावर सप्लाई टंगस्टन को दी है, तो वर्कपीस को भी पावर सप्लाई देके ग्राउंड कर देते हैं। तो यहां पे हमारी एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो वहां पे आर्क जनरेट हो जाएगी, और ये शील्डिंग गैस निकलते हुए उसे प्रोटेक्शन देगी। और क्योंकि यहां पर गैस है, टंगस्टन है, तो नाम को थोड़ा घुमा फिरा के इसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी GTAW भी बोलते हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले यानी आपके GTU वाले या LTU VPU वाले VTU वाले जो भी हो यार, उन सभी के एग्जामिनर्स को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। क्या कि बच्चे पढ़ के जाते हैं टिग वेल्डिंग और वो पूछते हैं GTAW वेल्डिंग। अब जिसने नाम ये सुना ना हो उसको ये सोचेगा ये साला कहां से आ गए, नई प्रकार की वेल्डिंग, हमने तो कभी देखी ही नहीं। तो देखी है, बस नाम बदल दिया उन कमीनों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब ये उसका एक बहुत ही फुल सेटअप है जो जनरलाइज आज का मॉडर्न सेटअप है कि एक गैस सिलेंडर है जिसमें इनर्ट गैस भरी हुई है, और उसको वेल्डिंग मशीन में ही जोड़ देते हैं। और इस गैस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर गेज, प्रेशर रेगुलेटर और वाल्व लगे हुए हैं जो प्रेशर के गैस के प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ वेल्डिंग मशीन में दो टर्मिनल से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में मोस्ट ऑफ केसेस में हम इलेक्ट्रोड को ही रखते हैं, यानी आपकी वेल्डिंग गन को, और नेगेटिव में आपके वर्कपीस को। अब ये जो टर्मिनल है इलेक्ट्रोड का या फिर वेल्डिंग टॉर्च का, इसको स्पेशली ऐसे बनाया गया है कि इसी में से करंट के साथ साथ गैस भी पास कर सकते हैं एक ही वायर से। तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड 2-3 वायर नहीं लगानी पड़ती कि इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट के लिए एक वायर, गैस के लिए अलग सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। और यहां पे आप ध्यान रखना, मैं यहां पे इलेक्ट्रोड होल्डर नहीं बोल रहा हूं, यहां पे वेल्डिंग गन बोल रहा हूं या वेल्डिंग टॉर्च बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे गैस भी निकल रही है उसके साथ। और इसी के साथ साथ साइड से एक फिलर मेटल आएगा जो आपके गैप को फिल करने में हेल्प करेगा। अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोड है वो या तो प्योर टंगस्टन का हो सकता है, या तो क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती तो हम टंगस्टन के एलॉयज ले लेते हैं थोरियम या जिरकोनियम के साथ। तो
तो वो है थोरिएटेड टंगस्टन और जिरकोनेटेड टंगस्टन के एलॉय जिनसे हम ये इलेक्ट्रोड बनाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो हम इस वेल्डिंग गन के अंदर रखते हैं। इस वेल्डिंग गन के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ब्लैक वाला, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कॉलेट की मदद से वहां पे रिजिडली फिक्स करके रखा है। और ये जो साइड से नीचे वर्टिकल रास्ता निकल रहा है, यहां से आपकी गैस पास होती है और यहां पे करंट की वायरिंग भी दी गई है। इस पे आप जरा सा फोकस करके देखोगे तो पता चलेगा कि साइड में एक वॉल दिया है जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इस टाइप का इसका इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसे हम वेल्डिंग गन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर गैस को भी वो पास कर रहा है, सिर्फ करंट पास करने का काम नहीं है इसका। और जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर ये कॉलेट है और इसका स्ट्रक्चर कुछ नोजल जैसा है। ये जो आगे का पोर्शन है जहां से इलेक्ट्रोड की ओपनिंग है वो नोजल जैसा है, ताकि आप गैस को डायरेक्ट कर सको एक दिशा में। क्योंकि एसएमएडब्ल्यू के अंदर हम गैस की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एसएमएडब्ल्यू के अंदर जो फ्लक्स था उसके अंदर गैस फॉर्मिंग एलिमेंट्स थे, उसकी वजह से गैस बन रही थी। लेकिन यहां पर हम गैस बाहर से घुसेड़ रहे हैं, तो ये जो गैस बाहर से आ रही है इसको एक प्रॉपर दिशा देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि एसएमएडब्ल्यू में जो गैस आ रही थी उसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे थे वेल्डिंग को क्लियरली। यहां पर लेकिन आपका फुल कंट्रोल है गैस के ऊपर, इसलिए आपकी वेल्डिंग भी आपको क्लियरली दिखाई देगी एसएमएडब्ल्यू के कंपैरिजन में। तो इसके बाद आगे की बात मैं बताता हूं कि लो आगे की बात करता हूं। पता नहीं नमूनों को क्या खुजली चढ़ी हुई है, क्या पता नहीं मुझे। फोन किए बिना इनको शांति मिलती नहीं है। देखते क्या सवाल लाए। हेलो सर, बोरोबॉट हियर। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है टिग वेल्डिंग का वो तो समझ आ गया, लेकिन इसके पहले जो फिगर थी जनरल सेटअप ऑफ टिग वेल्डिंग की, उसमें एक फुट पेडल करके पार्ट था। सर, तो वो फुट पेडल किस काम आता है? फुट पेडल तो सिलाई मशीन में होता है ना, तो यहाँ पर किस काम आता है? और यहाँ पर हम कौन से टाइप का करंट यूज करते हैं, डीसी या एसी, वो भी समझा दो ना सर। वाह भाई वाह, बड़े स्मार्ट हो रहे हो। बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछ लिया कि इस सेटअप के अंदर ये फुट पेडल का क्या काम है। यहां पे हम कोई सिलाई मशीन तो चला नहीं रहे कि पैर फुट पेडल से उस सिलाई मशीन को चलाएंगे, लेकिन उससे सिमिलर काम है। मैं आपको अभी समझाता हूं। अब सिलाई मशीन में आपने फुट पेडल को देखा होगा, तो उस फुट पेडल को जितना ज्यादा दबाते हो उतना ज्यादा आपकी मोटर की स्पीड बढ़ती है, राइट? तो उसी तरह से अब मेटल की हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसे कहते हैं थर्मल शॉक। ये क्या होता है थर्मल शॉक? कि आपके मेटल के अंदर अचानक टेम्परेचर एकदम हाई से एकदम लो चला जाए, एकदम लो से एकदम हाई चला जाए, तो आपके मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस कर देता है और उसकी वजह से क्रैक होने लग जाता है। तो उसे कहते हैं थर्मल शॉक। अब इस थर्मल शॉक को भी रोकने के लिए हमने एक सुविधा डाल दी, ये है फुट पेडल। ये फुट पेडल क्या करता है? ये आपकी मशीन में से इलेक्ट्रोड के जो करंट, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। तो कब काम लगता है ये? जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो, तब धीरे धीरे इस फुट पेडल को आप दबाते हो या फिर रिलीज करते हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का फुट पेडल कनेक्ट किया है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज करने से क्या होता है कि आपका करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और यही प्रोसेस आप एंड पे भी करते हो, तो जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो स्लोली स्लोली अप या डाउन आता है और आपका थर्मल शॉक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आई होप कि ये फुट पेडल सिलाई मशीन का नहीं है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब रही बात इसके दूसरे सवाल की कि यहां पर हम करंट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो पहले तो ये सेटअप फिर से देख लो ध्यान से, तो शायद तुम्हें कुछ हिंट मिल जाए कि कौन सा करंट यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहां पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है और फिलर मेटल अलग से दे रहे हैं। तो सिंपल बात है, यहां पे हम एसी और डीसी पावर सोर्स दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन डीसी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे एसी को यूज करने की जरूरत नहीं। क्योंकि टेम्परेचर, एसी कब यूज किया जाता है? जब आपके वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में आपको सेम टेम्परेचर मेंटेन करना हो। लेकिन यहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टंगस्टन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है और पिघलता नहीं। तो यहां पे हमें उसको इक्वल टेम्परेचर पे लाने की जरूरत नहीं, वो हाई टेम्परेचर रहेगा, वेल्डिंग से चलेगा। इसलिए यहां पे डीसी रहती है ज्यादातर केस में। और इस प्रोसेस का इस्तेमाल कॉपर के एलॉयज, निकल और स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने में काम आता है। अब रही बात पोलैरिटी की, तो कभी कभी बहुत कम केस में एसी करंट यूज होता है, या तो फिर डायरेक्ट करंट विद रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स यानी आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस नेगेटिव,
डायरेक्ट करंट के साथ। तो उस कंडीशन में हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इनके एलॉयज की या फिर इनकी प्योर हो तो भी इनकी वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि डीसीआरपी से जो ऑक्साइड फिल्म होती है इनके ऊपर वेल्डिंग करते टाइम बनने वाली, वो रिमूव हो जाती है टंगस्टन के थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में गिरने की वजह से। क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया टंगस्टन को, तो डिसइंटीग्रेट तो होने वाला ही है। किस भी चीज को पॉजिटिव चार्ज दो तो और करंट फ्लो करो तो आयोनाइज हो जाती है। तो यहां पर टंगस्टन डिसइंटीग्रेट होगा और थोड़ा सा एलिमेंट अगर पड़ गया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में तो वो उसके अंदर से ऑक्साइड फिल्म को अलग कर देगा। और जनरल केस होता है हमारा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का, डीसीएसपी जिसे कहते हैं, जिसमें नॉर्मल आपका कि डीसी करंट है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और वर्कपीस पॉजिटिव है। अब रही बात इसके अंदर वेल्डिंग करने के बाद की, तो आपको 1.5 से 3 mm तक का गैप यहाँ पे कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। ये गैप अगर छोटा हुआ तो इलेक्ट्रोड वर्कपीस से चिपक जाएगा और गैप ज्यादा बढ़ गया तो आपका आर्क बुझ जाएगा। और खास करके ध्यान रखना भाइयों कि टंगस्टन है कि कंज्यूम नहीं होता, इसीलिए आपको कंज्यूम करने के लिए कुछ साइड से मटेरियल देना पड़ता है ताकि वो गैप जो है आपका वेल्ड एज प्रिपरेशन में गैप बनाया हुआ वो गैप फिल कर सको। तो हम फिलर मेटल को यहाँ पे मैन्युअली सप्लाई करते हैं, मैन्युअली यहाँ पे इंसान को सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गैस तो आपने एक बार चालू कर दी तो वो ऑटोमेटिक आती रहेगी जब तक आप उसका वाल ओपन रखोगे। लेकिन फिलर मेटल जो है आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किया हो कभी वेल्डिंग तो, या इसलिए हम एक्सपीरियंस वेल्डर को ही रखते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे फिलर मेटल अंदर पास करता रहता है। अब ये जो सिलेंडर से गैस आ रही है वो पहले तो प्रेशर रेगुलेटर से कंट्रोल होकर उसका प्रेशर डाउन या अप जो करना हो वो होने के बाद आपके इस केसिंग में, ये जो वेल्डिंग टॉर्च है इसकी केसिंग में आती है और वहां से इलेक्ट्रोड के आजू बाजू से पास होकर बाहर नोजल जैसे शेप से निकलती है और आपके आर्क के आजू बाजू एक घेरा सुरक्षा कवच बना देती है, शील्डिंग गैस। और जनरली जो इनर्ट गैस हम यूज करते हैं, हाँ ये बात ध्यान रखना यहां पे इनर्ट गैस यूज करनी। इनर्ट गैस किसे बोलते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में 18th कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं नोबल गैसेस जिन्हें कहते हैं, आर्गॉन, हीलियम, जो किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, किसका अफेयर नहीं चलता उनका किसी के साथ, तो उन गैसेस में से हम यूज करते हैं। तो यहां पर आर्गॉन का यूज होता है, हीलियम का यूज होता है, आर्गॉन और हीलियम के मिक्सचर का यूज होता है, आर्गॉन और हाइड्रोजन के मिक्सचर का भी यूज होता है। और जब आपका मटेरियल कूलिंग हो रहा हो, यानी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब वेल्ड ठंडा हो रहा है, तो उस टाइम पे हम सब जानते हैं भैया कि मेटल की बहुत खराब आदत है कि थोड़ी सी गर्मी मिले नहीं कि ऑक्सीजन के साथ अफेयर करना चालू कर देता है मेटल आपका। इसीलिए अगर आपने वेल्डिंग पूरी कर भी ली लेकिन वेल्ड अब भी गर्म है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की फिल्म बना देगा, यानी उसके ऊपर लेयर बना देगा, दूसरी वाली ब्लू फिल्म नहीं, ऑक्सीजन की एक लेयर फिल्म उसके वेल्ड बीड के ऊपर बना देगा। तो उसे रोकने के लिए यहां पे सिंपल हम क्या करते हैं, बस आपकी वेल्डिंग हो जाने के बाद भी कुछ देर तक ये जो गैस है इसका फ्लो चालू रखते हैं ताकि वो वेल्ड के ऊपर से फ्लो होती रहे, जिससे क्या होगा कि आपका वेल्ड जो है ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की दूसरी गैस के साथ अफेयर ना कर पाए। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। लो, इनका क्या प्रॉब्लम क्या है? एक स्लाइड खत्म करता नहीं हूं कि दूसरा नमूना कोई उठ के आ जाता है फालतू सवाल पूछने के लिए। कभी अच्छे सवाल तो पूछो तो मुझे भी खुशी हो बताने के लिए कि हाँ देखो इतना अच्छा हाँ, यानी आज अभी अच्छा सवाल पूछा कि वो फुट पेडल क्या आया और इसका करंट कौन सा, ये फिर भी चलो थोड़े अच्छे सवाल थे। लेकिन अब मुझे डेफिनेटली श्योर है कि कुछ फालतू सवाल ही पूछने वाले, ऐसा सवाल पूछेगा जिसकी जरूरत ही नहीं है। देखते हैं। हेलो सर, मैं कैल्विन बोल रहा हूँ। सर ये सब कॉन्सेप्ट फुट पेडल वगैरह वगैरह सब समझ आ गया, लेकिन सर हमारे टेस्ट में जो बार बार सवाल आता है वो वाला समझा दो ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन वगैरह क्या है इस टिक वेल्डिंग के, तो अच्छा रहेगा सर हम याद रखने में, एग्जाम में मार्क्स कवर करने के लिए अच्छा रहेगा सर। तो समझा दो ना एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये यूजर्स या एप्लीकेशन जो भी है इसके वो। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे अंदाजा लग ही जाता है कि कब फालतू सवाल पूछने वाले ये बेशरम लोग। देखो क्या पूछा तो भी क्या पूछा, मुझे पता है यार कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स को बड़ा मजा आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन पूछने में। पता है कि ना कि बच्चे कॉन्सेप्ट तो याद रख नहीं पाएंगे, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ के पेट भर लो। इसलिए मैं खुद ही करा देता यार, तुम क्यों
क्यों तकलीफ क्यों उठाते हो? तुम महान लोग हो यार, लेजेंडरी लोग हो, तुम फोन मत किया करो, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे लिए। तो चलो बात करते हैं इस प्रोसेस की, टिग वेल्डिंग के एडवांटेजेस की। तो पहला कि थिन मटेरियल्स को वेल्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, और यहाँ पे क्योंकि ज्यादा गैस उड़ नहीं रही, तो आपको कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करना है वो भी आपके कंट्रोल में। तो थिन मटेरियल्स की वेल्डिंग के लिए बहुत ही आइडियल प्रोसेस मानी जाती है इसे। और जैसे कि मैंने कहा कि SMAW प्रोसेस के अंदर फ्लक्स के अंदर जो गैस फॉर्मिंग एलिमेंट्स थे उसकी वजह से गैस आ रही थी और वो रैंडमली बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ रही थी। लेकिन यहां पर हमारे कंट्रोल में है गैस, और उसका एक फिक्स पाथ है, उस पाथ से ही गैस फ्लो होने वाली है। तो हमें क्लियर दिखता है कि वेल्डिंग कहां हो रही है एग्जैक्टली। इसलिए यहां पर जो हमारा कंट्रोल है वेल्डिंग प्रोसेस का वो बहुत अच्छा है SMAW के कंपैरिजन में। और रही बात स्ट्रेंथ की और क्वालिटी की, तो मैंने जैसे बताया इनर्ट गैस के होते हुए किसी के मजाल है कि आपके बेस मेटल के साथ आके अफेयर कुछ लफड़ा कर दे। तो इसकी वजह से आप पे कंटामिनेशन नहीं होता और आपकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है वेल्ड की। और क्योंकि यहां पर किसी टाइप का फ्लक्स नहीं आ रहा, तो स्लैग के रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम आने की बात ही नहीं आती, या फिर स्लैग का कोई लेयर तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात कि ये जो वेल्डिंग है ना, टिग वेल्डिंग, इसके तुम नेट पे फोटो देखना, आ हा क्या कलरफुल कलरफुल फोटो निकलते हैं। टिग वेल्डिंग यानी बहुत ही अच्छी अपीयरेंस बनती है टिग वेल्डिंग से। तुम वेल्डिंग करो तो एकदम स्मूथ वेल्ड मिलता है, उसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तुम कभी देखना सर्च करके, टिग वेल्डिंग से बनाए हुए जॉइंट बहुत कलरफुल दिखते हैं। अब रही बात डिसएडवांटेज की कि ये कोई महान भगवान का दिया हुआ प्रोसेस तो है नहीं कि खाली अच्छाई होगी इसकी। हर चीज की बुराई होती है, इंसान बनाया भगवान ने, उसकी बुराई है, तो इसकी बुराई क्यों नहीं होगी? ये तो इंसान ने ही बनाया है। तो क्या डिसएडवांटेज है इसकी या क्या लिमिटेशन है इसकी? हाँ, लिमिटेशन भी बोल लो भाई, नहीं तो फिर से फोन करेंगे कि लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन डिसएडवांटेज सेम होते गधों। तो पहला कि ये प्रोसेस को यूज करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक बाजू तो तुम्हें गैस वाले इलेक्ट्रोड को कंट्रोल करना है 1.5 से 3 mm के एग्जैक्ट गैप के बीच में, और दूसरे हाथ से फिलर मेटल को भी बराबर सप्लाई करते रहना है, और इसके साथ दोनों को आगे आगे मोशन भी देना है। तो खुद सोच लो भैया कि तीन चीजों को एक साथ कंट्रोल करना कितना हार्ड पड़ता होगा। इसलिए ये प्रोसेस क्योंकि मैन्युअली की जाती है, एक हाथ में फिलर मेटल, एक हाथ में वेल्डिंग टॉर्च, और दोनों को साथ में आगे बढ़ाना, तो बहुत हार्ड पड़ती है यूज करने में। और डेफिनेटली इसके लिए हमें स्किल्ड वेल्डर लाना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर। यानी अगर आपको कोई पार्ट है जिसको आपको टिग वेल्डिंग से बनवाना है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर है उसके लिए आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लिए आपको जो स्किल चाहिए वो ज्यादा खर्चे वाले वेल्डर को ही आएगी। और बाई चांस अगर आपने वेल्डिंग करते हुए भूल से टंगस्टन इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा भी एलिमेंट आपके वेल्ड पूल में गिर गया, तो स्वाहा हो जाएगा आपके वेल्ड का। क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है हार्डनिंग एलिमेंट है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो आपके वेल्ड पूल में गिर गया तो आपके वेल्ड को कंटामिनेट कर देगा। क्या करेगा वो? कि आपके मटेरियल को, वेल्ड को एकदम हार्ड बना देगा। तो हार्डनेस तो अच्छी आप बोलोगे, लेकिन नहीं, हार्डनेस के साथ साथ कोई चीज ब्रिटल भी बन जाती है। ये बात याद रखना, जो चीज जितनी हार्ड होगी उतनी ब्रिटल भी होगी। तो यहां पर अगर टंगस्टन मिक्स हो गया तो हार्डनेस और ब्रिटलनेस दोनों बढ़ा देगा और आपके वेल्ड का स्वाहा हो जाएगा, आपका वेल्ड कुछ काम का नहीं रहेगा। और क्योंकि इस प्रोसेस को हम मैन्युअली करते, इतने सब कंट्रोल करके 1.5 से 3 mm तक का धीरे धीरे फिलर मेटल देके, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये। और क्योंकि यहां पर आपने देखा ही है कि वेल्डिंग टॉर्च कितनी छोटी थी और उसमें लिमिटेड करंट आ रहा था, तो इसकी वजह से यहां पे पेनिट्रेशन डेप्थ आप ज्यादा मिल ही नहीं सकती, बहुत कम पेनिट्रेशन डेप्थ मिलती है, जो हम देख चुके हैं कि थिन मटेरियल्स के लिए अच्छा है ये, इसलिए यहां पे थिन लिखा है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ ही बहुत कम है। तो थिन मटेरियल्स तो चलो कर देते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से, ये जो लो पेनिट्रेशन है, इसकी वजह से आप थिक वर्कपीस को वेल्ड नहीं कर सकते। अब रही बात मेन काम की बात कि ये काम क्या लगता है, तो सिंपल, स्पेस क्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन जो हमने SMAW के देखे थे, उसी में जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाते हैं, यानी बहुत पतले पतले पार्ट या इंट्रिकेट शेप वाले पार्ट जिनमें मैन्युअली हमें कंट्रोल के साथ देखकर ग्रेट वेल्डिंग कंट्रोल के साथ करनी पड़ती है, तब हम टिग वेल्डिंग यूज करते हैं। और खास करके जब कोरोजन रेजिस्टेंट जॉइंट बनानी हो, यानी ऐसे जॉइंट जो कोरोजन को बहुत ही लंबे टाइम तक रोक सके, उसको रेजिस्ट कर सके, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कार के फेंडर्स होते हैं, कार की कैसेस या फिर उसके नीचे के पार्ट्स, उनको ज्वाइन करने के लिए हम टिग वेल्डिंग का यूज करते हैं, क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस ज्वाइंट बनाती है। हाँ, अब तुम लोग पूछोगे कि कोरोजन प्रूफ क्यों नहीं, क्योंकि टंगस्टन तो कभी कोरोजन खाता नहीं है भाई।
दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो कोरोड ना होता हो। हाँ, बस ये बात है कि उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और तुम नोटिस नहीं कर पाते। जैसे सोना है तो सोने को कोरोजन लगने में कई हजारों साल लग जाते हैं, तब तक तुम देख भी नहीं पाओगे कि बेचारे का कितना कोरोजन हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंट जॉइंट है, कोरोजन प्रूफ जॉइंट नहीं, ये बात खास ध्यान रखना। और छोटे छोटे पार्ट्स जैसे कि वैगन के पहिए हो गए, कार के पेडल हो गए, या एल्यूमिनियम के कुछ टूल हो गए, तो उनको रिपेयर वर्क के लिए भी काम लगती है टिक वेल्डिंग। और क्योंकि इसके अंदर अपीयरेंस बहुत अच्छी मिलती है, तो इंडस्ट्रियल फिक्सचर, आर्टिस्टिक स्कल्पचर, ये सब वगैरह वगैरह बनाने में इसका बहुत हाई क्लास यूज होता है। तो टिक के तो मेन यही यूज है। इसको आप और भी अंदर चाहो तो पार्ट पाड़ सकते हो, जैसे स्पेस क्राफ्ट में कहाँ यूज हो सकता है, टर्बोजेट इंजन में, जनरेटर ज्वाइंट करने के लिए, पाइप ज्वाइंट करने के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे तुम छोटे छोटे पॉइंट अंदर बना ही सकते हो। और आज के लेक्चर के लिए मैं तो इतना ही जुल्म करूंगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पहले ही कॉलेज के प्रोफेसर देर देर 2-2 घंटे के लेक्चर लेके दिमाग खराब करते ही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे ज्ञान के पुजारियों का ऑलरेडी खराब दिमाग और खराब हो, इसलिए आज तुम्हें इतना ही करके बख्श देता हूं। लेकिन अगली बार फिर से अगर तुम्हारा दिमाग खराब करने का मन हो या फिर पढ़ाई का कीड़ा फुदक के मारने लगे, तो अपने चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे आ जाना, और छींक मार के मारना है, सिर फोड़ के करना है, या हाथ तोड़ के करना है, लेकिन वो लाल बटन दब जाना चाहिए। चलो बाय।